हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय से संबंधित 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एक इनकम टैक्स जो विषय है उससे में एक ये चैप्टर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो एक हेड ऑफ इनकम मानी जाती है, एक आय का शीर्षक माना जाता है, क्योंकि आपको पता हुई होगा कि जो आय हमें होती है इनकम टैक्स में जो बताया गया है उसमें हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम बताए गए हैं, 5 आय के शीर्षक बताए गए हैं, जिसमें एक होता है वेतन से आय, एक होता है मकान संपत्ति से आय, एक होता है व्यापार या पेशे से आय, एक पूंजीगत लाभ होता है और एक होता है अन्य स्रोतों से आय। यानी ये 5 शीर्षक हैं आय के। तो उसमें आज हम लेकर आए हैं एक मकान संपत्ति से आय से संबंधित 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने से पहले कुछ हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि सकल वार्षिक मूल्य निकालना होता है, और जब भी प्रश्न दिया होता है तो हमें ये सब 4 तरह के मूल्यांकन या किराया हमें दिया होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सबसे पहले विवरण में देखेंगे आप तो हमें दे रखा है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन यानी नगर पालिका मूल्यांकन। इसके मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं, 4 सवाल एक तरीके से कर दिए हैं, 1 2 3 4। तो नगर पालिका का मूल्यांकन दे रखा है, एक उचित किराया यानी किसी मकान का कितना उचित किराया या फेयर रेंट हो सकता है वो यहाँ पर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है जहाँ पर किराया कानून चलता है जैसे दिल्ली वगैरह में है, यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट लगा हुआ है, जहाँ पर कि कोई किराएदार या मकान मालिक में झगड़ा हो जाए तो वो किस कानून के तहत मुकदमा लड़ा जाएगा या क्या समझौता करा जाएगा या केस लड़ा जाएगा, जो भी होगा। तो रेंट कंट्रोल एक्ट यानी किराया कानून बना हुआ है, जिसमें उस किराए का जो कानून बना हुआ है, किराया नियंत्रण का कानून, तो उसमें एक स्टैंडर्ड रेंट भी बताया जाता है घर का, कि इस घर का स्टैंडर्ड रेंट यानी मानक किराया कितना हो सकता है। और एक होता है एक्चुअल रेंट, वास्तविक किराया, जो हम किराएदार से लेते हैं। तो ये मकान संपत्ति से आय है, आय तभी होगी जब हम मकान के मालिक होंगे और हमने वो मकान किराए पर दे दिया है। तो ये 4 देखिए पॉइंट्स आपको विवरण दे रखे हैं। सबसे पहले हमें सकल वार्षिक मूल्य निकालना पड़ता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जहां फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे इस फर्स्ट पॉइंट में कि नगर पालिका मूल्यांकन 30,000 है और फेयर रेंट है 36,000। तो समझ लें आप कि इन दोनों में से जो ज्यादा होगा पहले हम वो वैल्यू निकालेंगे, उसे हम अनुमानित किराया मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट किसको मानेंगे, जो नगर पालिका मूल्यांकन है और एक उचित किराया दे रखा, उनमें से जो ज्यादा होगा। इन दोनों में से ज्यादा है 30,000 है, एक 36,000 है, तो दोनों में से ज्यादा हो गया 36,000। तो 36,000 को हम मानेंगे अनुमानित किराया। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अपने रजिस्टर या कॉपी में नोट करते रहें जो मैं बता रहा हूं। तो इन दोनों में से जो पहले 2 पॉइंट हैं, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो हो गया हमारा अनुमानित किराया यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट। 30,000 और 36,000 में ज्यादा हो गया 36,000। अब इस 36,000 को ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि जो अनुमानित किराया हमने ये 36,000 निकाला है, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए 36,000 जो आ रहा है अनुमानित किराया, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया जो हमारा है वो केवल 30,000 है। तो वो जो एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला वो 30,000 से यानी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो अनुमानित किराया जो है वो केवल 30,000 ही माना जाएगा, क्योंकि वो अनुमानित किराए से यानी मानक किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 30,000 हो गया। अब एक्सपेक्टेड रेंट 30 माना जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल रेंट जो हमें असली में प्राप्त हुआ किराएदार से। तो हमें प्राप्त हुआ 40,000 रुपए। अब जो अनुमानित किराया हमने 30 माना और उचित एक्चुअल किराया जो हमें मिला है, वास्तविक किराया मिला है, वो मिला है 40,000। अब इन दोनों में से ज्यादा देखा जाएगा, अनुमानित किराया और वास्तविक किराया इन दोनों में से ज्यादा है 40,000 रुपए।
तो 40,000 ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वही सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 40,000 माना जाएगा, जो मैंने नीचे अलग से लिख दिया है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में भी देखिए वही बातें देखेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अनुमानित किराया माना जाएगा। तो 26,000 और 28,000 में कौन सा ज्यादा है? 28,000। तो 28,000 हमारा अनुमानित किराया माना जाएगा। फिर हम उसे कंपेयर करेंगे मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट से, कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ना हो। तो 28,000 है, स्टैंडर्ड रेंट है 35,000। तो जो हमारा अनुमानित किराया 28,000 आ रहा है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं है, कमी है, 28,000 है, तो ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 28,000। अब हम इसे कंपेयर करेंगे वास्तविक किराया से। वास्तविक किराया हमें मिला 30,000। तो 28,000 और 30,000 में जो ज्यादा होगा, जो 30,000 है, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। तो आंसर हो गया हमारा 30,000। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में देखेंगे, फिर दो पहले ऊपर के दो कंपेयर करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 35,000 और 30,000 में से 35,000 रुपए ज्यादा है। तो अनुमानित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 35,000 रुपए। ये आप अलग नोट करके रख लीजिए। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट है 36, तो हमारा तो 35,000 निकल कर आ रहा है। तो 35,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से तो कम है, तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 35,000 ही हमारा हो गया अनुमानित किराया। इसको हम कम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे वास्तविक किराया से। तुलना करनी पड़ती है हमें फिर वास्तविक किराया से। वास्तविक किराया है 32,000। तो जो ऊपर हमारा 35,000 आया अनुमानित किराया, वो जबकि वास्तविक किराया हमें मिला 32,000, दोनों में से ज्यादा माना जाएगा, ज्यादा है 35,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई हमारी 35,000। चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू है 30,000 और फेयर रेंट है 36,000। दोनों में से ज्यादा कौन सा हुआ? 36,000। तो अनुमानित किराया हमारा हो गया 36,000। फिर इसे देखेंगे, मानक किराए से ज्यादा तो नहीं है, मानक किराया 40,000, तो हमारा अनुमानित किराया 36,000 आ रहा है। तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं, तो अनुमानित किराया 36,000 ही माना जाएगा। अब वास्तविक किराया देखिए, इससे तुलना करेंगे। वास्तविक किराया है केवल 32,000 और हमारा अनुमानित किराया आ रहा था 36,000। तो 36,000 और 32,000 में से जो ज्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा, यानी कि 36,000 रुपए। तो इस तरह से हम सकल वार्षिक मूल्य कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं इसलिए हिंदी में समझा रहा हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो मैंने अभी बताया वो है। विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज्यादा है वो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा। लेकिन ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ना हो, ये बात यहाँ पर बताई गई है जो मैंने आपको अभी तक समझाया। फिर जो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया उसे हम जो वास्तविक किराया है उससे तुलना करते हैं। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो ज्यादा जो है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, एक्चुअल रेंट। कोई परेशानी की बात नहीं है। इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या माना जाएगा? एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, जैसा भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। एक्चुअल रेंट अगर कम है तो भी, लेकिन अब वास्तविक किराया हमें कम मिला, तो कई कारण हो सकते हैं कि हमें हमारा अनुमानित किराया तो ज्यादा है लेकिन वास्तविक में किराएदार ने हमें कम किराया दिया। तो कम क्यों दिया होगा? हो सकता है किराया प्रति माह कम होगा, या कुछ महीने मकान हमारा खाली रह गया होगा। भाई हमारा मकान खाली भी रह सकता है, तो 2-4 महीने खाली रहा होगा तो उस वर्ष हमें किराया कम मिला होगा। तो अगर किराया कम मिला हमें मकान खाली होने की वजह से, तो जो अनुमानित किराया है वो ज्यादा आ रहा है और एक्चुअल में हमें कम मिला है। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, हम जो असली किराया मिला उसको ही हम सकल वार्षिक मूल्य मानेंगे। लेकिन अगर किसी और कारण से हमें किराया कम मिलता है तो हम अनुमानित मूल्य जो निकला था किराया, उसको ही हम सकल वार्षिक मूल्य माना करते हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर ये फॉर्मेट बनता है पूरी इनकम निकालने के लिए। तो जैसे सबसे पहले देखिए, ग्रॉस वैल्यू एनुअल आ गया, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो हमने अभी तक सीखी। इसके अंदर हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड। अगर हम नगर पालिका का कर
चुकाते हैं, नगर निगम होता है जैसे शहर में या नगर पालिका होती है, तो जो हमने किराया चुकाया है, म्यूनिसिपल टैक्स दिए हैं, नगर पालिका के कर होते हैं जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, तो ये जो टैक्स हम देते हैं ये सकल वार्षिक मूल्य में से घटा दिए जाएंगे, तो हमारे पास शुद्ध एनुअल वैल्यू यानी कि शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल कर आ जाएगा, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके नीचे हम माइनस करते हैं, ये धारा 24 है इनकम टैक्स की, उसमें कुछ डिडक्शन छूट मिली हुई है हमें, कि जैसे मकान हमारा है तो हमें रिपेयर कराना पड़ता है, वाइट वॉश पुताई वगैरह करानी पड़ती है, मरम्मत करानी पड़ती है, तो उससे संबंधित आप खर्चा कितना भी करें, सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो जो सकल जो आपका एनुअल वैल्यू निकल कर आया है, शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल कर आया है, उसका 30% घटा दीजिए आप। सरकार मानती है कि आपका जो किराया मिला लगभग 30% आपने उसके ऊपर खर्च कर दिया मकान की मरम्मत के लिए, मकान की साफ सफाई के लिए, किसी भी कारण के लिए, तो वो फिक्स है, 30% आप घटा देंगे। चाहे आपने 1 रुपया खर्च करा हो, चाहे लाख रुपए खर्च करे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 30% एनुअल वैल्यू का माइनस करेंगे। इसके बाद नीचे एक चीज और माइनस करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम गृह ऋण ले लेते हैं, मकान पर लोन ले लेते हैं, मकान खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो जो उसका हम ब्याज दे रहे हैं लोन का, वो ब्याज भी यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। अगर किराए पर आपने मकान उठा रखा है तो जो लोन माइनस करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा केवल यानी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप माइनस कर सकते हैं। फिर वो माइनस कर दीजिए, जितना भी ब्याज दिया है 2 लाख से ज्यादा ना माइनस नहीं करेंगे। अगर आपने 1 लाख दिया है तो 1 लाख माइनस करेंगे, 1.5 लाख दिया है तो 1.5 लाख माइनस करेंगे, 2.5 लाख दिया है तो केवल 2 लाख से ज्यादा ही माइनस नहीं कर सकते, तो 2 लाख माइनस करेंगे। तो ये सब चीजें माइनस करने के बाद आपकी जो मकान संपत्ति है उससे आय निकल कर आ जाएगी, कर योग्य आय निकल कर आ जाएगी। ये फॉर्मेट होता है सिंपल। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो मकान संपत्ति से आय है ये इनकम टैक्स की कौन सी धारा में दी गई है? अंडर सेक्शन 15 है, धारा 22 है, धारा 20 है, तो इसका आंसर बी है, धारा 22 में दी गई है, कि जिससे कि उसमें बताया गया है कि मकान से संबंधित आय जो है वो कर योग्य मानी जाएगी। देखिए मकान संपत्ति से आय की शर्तें हैं कुछ, कि ये मकान संपत्ति किन शर्तों के अधीन है कि जिससे जब ये आय मानी जाए, तो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए 4 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट। देखिए मकान से जुड़ी भूमि होनी चाहिए, तो भूमि पे भी जो किराया मिलेगा वो मकान से संबंधित माना जाएगा। देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग हो सकती है, लैंड अपार्टमेंट देते यानी कि उससे जुड़ी हुई भूमि भी हो सकती है। और करदाता जो है वो मकान का स्वामी या माना गया स्वामी होना चाहिए। और तीसरा, संपत्ति जो है वो करदाता के स्वयं के व्यापार या पेशे के उपयोग में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपना बिजनेस करते हैं, हमने मकान में एक कमरा दुकान बना ली, तो उस कमरे का की आय जो होगी वो मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी, वो व्यापार या पेशे की आय मानी जाएगी। बहुत से चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अपने मकान में ही क्लिनिक खोल लेते हैं, कि भाई दो मंजिला मकान है, ऊपर रहते हैं और नीचे उन्होंने अपनी क्लिनिक बना रखी है या अस्पताल बना रखा है, तो नीचे का हिस्सा जो है वो मकान संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से, तो बिजनेस की आय या नुकसान जो भी होगा उससे रिलेटेड होगा। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो मकान संपत्ति मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मकान संपत्ति रहने के लिए होनी चाहिए, किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर तीनों पॉइंट है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी आंसर इसका माना जाएगा। यानी कि मकान से संबंधित प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मकान का करदाता जो है, जो टैक्स देने वाले हैं, जिसको आय हो रही है, मकान उसके नाम होना चाहिए। और तीसरा, संपत्ति मकान की जो है वो किसी काम के लिए, व्यापार या पेशे के उपयोग में आपके नहीं होनी चाहिए। आपको किराए पर ही देना है, तभी आपकी आय मानी जाएगी। किराएदार उसमें कुछ भी करे, उससे फिर हमें कोई मतलब नहीं, वो बिजनेस करे या कुछ करे, हमारा तरफ से किराए पर दे दी हमने तो बात हमारी खत्म हो गई, चाहे किराएदार फिर उसमें कुछ भी करे, रहे या बिजनेस करे, लेकिन हमें केवल किराए पर देनी, हमें अपना बिजनेस उसमें नहीं करना है, तो फिर वो मकान संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न, अंडर द हेड ऑफ इनकम विच इनकम इज टैक्सेबल, कौन सी इनकम मानी जाएगी? देखिए, भवन से आए,
भूमि से आय या भवन से आय एवं उस भवन से जुड़ी हुई भूमि से आय। ये तीसरा पॉइंट दोनों का मिक्स हो गया। देखिए भवन से आय तो है ही, लेकिन उस भवन से जुड़ी हुई भूमि भी है, कोई जमीन भी है, तो उससे भी आय हो रही है, तो भी वो मकान संपत्ति की आय मानी जाएगी। तो सी आंसर हो गया कि भवन से आय एवं उस भवन से जुड़ी हुई भूमि से आय। तो ये सी आंसर इसका हो गया। ये देखिए थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये कुछ प्रॉपर्टी आय दे रखी हैं जिनकी आय तो होगी, लेकिन वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में छूट दी गई है, उस पर कोई टैक्स आपको मकान संपत्ति से संबंधित नहीं देना है। जैसे फार्म हाउस से आय है, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराज होते थे, उनका राजमहल होता था, तो उससे अगर उन्होंने कोई आय हो रही है तो वो कर में छूट है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी आय है हो रही है उससे, तो उसको नहीं देना है। कुछ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, उनको आय हो रही है, उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, उनकी जो प्रॉपर्टी से आय हो रही है वो भी मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती हैं, उनको भी उनकी प्रॉपर्टी से आय मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी। ऐसी चैरिटेबल पर्पज, किसी सामाजिक कार्य के लिए, किसी के फायदे के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो वो नहीं मानी जाएगी उसकी आय। पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो प्रॉपर्टी से आय है वो भी मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। या हमने अपने बिजनेस के लिए यूज कर रखा है मकान, अपने पेशे के लिए, अपने व्यापार के लिए, तो वो मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई हमारे मकान भी हैं तो दो मकान पर आय हमारी छूट है, यानी कि दो मकान में अगर हम रहते हैं, भाई हमारा परिवार बहुत बड़ा है, एक मकान में नहीं आ पाते, तो हमने दो मकान ले रखे हैं, तो दोनों मकान में हम खुद रहते हैं, तो वहां पे आय का तो कोई मतलब है नहीं, कोई किराया तो मिल नहीं रहा, तो वो ऐसे मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने कोई किराए पर दी नहीं है। तो इनका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया, उपरोक्त सभी हो गया, कि ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अब बहुत समझने की बात आ रही है। स्वयं के रहने हेतु मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा क्या है? तो इसमें हमें 2 लाख रुपए की लिमिट है कि हमारा स्वयं का रहने का मकान है और उस पर हमने लोन लिया है, तो हमें जो ब्याज जाएगा वो 2 लाख रुपए, जो मैंने पहले बताया था आपको, 2 लाख रुपए तक ब्याज हम माइनस कर सकते हैं, अपनी आय में घटा सकते हैं। अब खुद रह रहे हैं तो 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो किसमें से करेंगे, किराया तो मिला नहीं, तो ये नुकसान हो जाएगा मकान से। तो आपकी कोई अगर अन्य आय हो रही है तो उसमें ये 2 लाख रुपए आप माइनस कर सकते हैं, तो आय हमें छूट मिल जाएगी 2 लाख रुपए तक की, कि हमारी जो कर योग्य आय है, चाहे वेतन से हो चाहे किसी और चीज से हो, तो 2 लाख रुपए की हमें छूट मिल जाएगी। मैच देखिए, मैच द फॉलोइंग है। जो हाउस प्रॉपर्टी का जो धारा है, चार्जेबिलिटी है, वो सेक्शन नंबर 22 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस जो है वो धारा 23 में है, सेक्शन 23 में आती है। हाउस प्रॉपर्टी से समझे जो छूट मिल रही है, जो कटौती हो रही है, जैसे ब्याज मिला 30% हम माइनस करते हैं खर्चों के लिए, तो वो सेक्शन 24 में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके अंदर 24A है, और जो लोन है वो 24B के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी धारा में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। क्वेश्चन 7, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा जो है वो कोई लिमिट नहीं है। जैसा अभी पिछला सवाल आया था कि अगर हम स्वयं रहते हैं तो ब्याज हम 2 लाख रुपए तक माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किराए पर दे दिया है तो फिर कोई लिमिट नहीं है, तो जितना भी किराया, जितना भी ब्याज दिया होगा आपने बैंक को, उतना आप माइनस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, नो लिमिट। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट आता है, हमने इंटरेस्ट पे करा, 1,20,000 रुपए हमने लोन लिया मकान के बनाने के लिए, 1,20,000 रुपए हमने लोन के ब्याज दिया, ठीक है। अब छूट कितनी मिलेगी हमें? इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द डिडक्शन इज अलाउबल टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना मिलेगा? देखिए 1 लाख रुपए, 1,20,000 का ब्याज दिया है आपने, लेकिन ये खर्चा जो लोन लिया था वो आपने घर को सही कराने के लिए, रिनोवेशन, रिपेयर कराने के लिए लिया था। तो ये आप समझ लें बात
कि घर बनाने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए की लिमिट थी कि 2 लाख तक का ब्याज माइनस कर सकते हैं। लेकिन घर की मरम्मत कराने के लिए, उसको सही कराने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो केवल 30,000 रुपए तक ही माइनस आप कर सकते हैं। 30,000 रुपए का ही ब्याज मान्य होगा। चाहे आपने ब्याज कितना भी दिया हो बैंक को, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कम दिया है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिया है तो केवल 30,000 रुपए तक ही आप माइनस करेंगे। कम दिया है तो कम करेंगे, ज्यादा दिया है तो 30,000 से ज्यादा है तो केवल 30,000 रुपए तक आप माइनस कर सकते हैं। 30,000 रुपए की ही कटौती आपको मिल सकती है। तो इसका आंसर हो गया बी, 30,000। जो धारा 24 है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई हम घर के सफाई कराएं, मरम्मत कराएं तो हमारा हर महीने खर्चा होता है या हर वर्ष खर्चा होगा। तो सरकार ने कहा कि भाई आप 1 लाख रुपए की पुताई कराइए, 4 लाख की कराइए, लेकिन हम तो केवल जो आपका किराया मिला आपको, उसका जो सकल हमने शुद्ध मूल्य निकाला, एनुअल वैल्यू निकाली, उसका 30% तक आप माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो केवल 30% माना जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 10। अब देखिए नगर पालिका कर भी घटाते हैं। सकल वार्षिक मूल्य जो था, जो हमने सीखा था शुरू में, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? नगर पालिका कर, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देते हैं। तो उसके बारे में देखिए क्या बताया गया है, किस किस को कटौती मिलेगी। मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में जमा किया गया, जाहिर सी बात है मकान मालिक है तो वही टैक्स जमा करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है किराएदार द्वारा गत वर्ष में जमा किया गया, किराएदार ने भी जमा कर दिया, भाई वो रहता है मान लीजिए। और तीसरा कुल देय करों की, जो भी पूरे वर्ष में कुल देय हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल ए, जो मकान मालिक ने असली में किराया, जो किराया कह रहा हूं मैं, जो टैक्स दिया है वही माइनस होगा, म्यूनिसिपल टैक्स जो मकान मालिक ने दिया है। किराएदार ने दिया तो नहीं माना जाएगा। यह टोटल टैक्स ड्यू है, अभी दिया नहीं है आपने कि 1 लाख रुपए देने हैं, जब तक दोगे नहीं तब तक माइनस नहीं होगा, छूट नहीं मिलेगी। तो दे से कोई मतलब नहीं है, ड्यू से कोई मतलब नहीं। जब पे कर देंगे, असली में जब आप टैक्स सरकार को जमा कर देंगे तभी वो छूट मिलेगी। लेकिन वो टैक्स जो जमा करना है वो केवल मकान मालिक को ही करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए हो गया, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय लैंडलॉर्ड। मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में जमा किया गया कर जो है तभी वो घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत का आधार क्या होता है? देखिए आधार जो होता है वो एनुअल वैल्यू होती है, वार्षिक मूल्य जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे ही संबंधित। आगे हम म्यूनिसिपल, उसके बाद क्या हम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और आपका जो ब्याज लिया है वो माइनस करेंगे। तो जो आधार है वो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यानी वार्षिक मूल्य माना जाएगा, वही असली आधार है आय का। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल अंडर द हेड। अब देखिए नई चीज आ गई, एक मकान है आपके पास, वो आपने किराए पर दे दिया किसी किराएदार को। अब किराएदार ने क्या करा, वो किसी और को दे दिया किराए पे। यानी हमसे तो मकान ले लिया, हम मकान मालिक है, हमसे तो किराए पर ले लिया और खुद ना रहते हुए किसी और को दे दिया, तीसरे आदमी को। तो जो आय हो रही है, तो किराएदार को आय हो सकती है कि हमसे तो 1,000 रुपए महीना पे ले लिया किराए पर एक मकान, और किसी दूसरे को 1,500 रुपए में दे दिया, तो उसे तो 500 रुपए हर महीने बच गए। तो जो 500 रुपए बच गए वो मकान संपत्ति से बचे, लेकिन मकान संपत्ति उसकी नहीं है, मकान संपत्ति तो हमारी है। तो इसलिए इस वो जो आय उसको हुई है वो मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी, वो अन्य स्रोतों से आय मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। सी आंसर होगा इसका, क्योंकि उसका मकान नहीं था, उसने तो हमसे किराए पर लिया और किसी और को महंगे रेट पर दे दिया। तो जो उसको इनकम हो रही है वो अन्य स्रोतों से आय, अन्य साधनों से आय मानी जाएगी। तो इसका आंसर हो गया सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट इज नेगेटिव देन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज अलाउड ओनली फॉर, किसके लिए? देखिए अब एनुअल वैल्यू माइनस में आ गई, यानी कि जो सकल वार्षिक मूल्य था आपका, उसमें आपने नगर पालिका कर माइनस करे, लेकिन नगर पालिका कर बहुत ज्यादा आपने दे दिए इस बार। तो आपका सकल जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू था उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स घटाए तो आंसर माइनस में आ गया। तो जब माइनस में आ गया तो जब 30% जो मानक कटौती है वो भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो जब इनकम ही नहीं हो रही। और
लेकिन जो मकान पर ब्याज लिया आपने, लोन लिया, उस पर जो ब्याज दिया, वो ऋण आप माइनस कर सकते हैं, वो आप माइनस कर सकते हैं। जो मकान बनाने या खरीदने के लिए लिया हुआ ऋण पर ब्याज है वो माइनस आप कर सकते हैं, बाकी और कोई छूट कटौती आपको नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14, कभी कभी ऐसा होता है अनरियलाइज्ड रेंट, किराया नहीं मिल पाता है, लेकिन वो बात तो किराया अगर नहीं मिला किसी महीने का या कोई परेशानी हो गई, किराएदार ने नहीं दिया, तो उसे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, सकल वार्षिक मूल्य में से घटा सकते हैं कि भाई पूरे वर्ष जितना किराया हुआ उसमें जितने महीने नहीं मिला, कुछ दिन का नहीं मिला या कुछ महीने का जो भी पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दिया जा सकता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहाँ पे क्या है, करदाता ने मकान खरीदने के लिए विदेश से ऋण लिया और ब्याज भारत के बाहर दिया। तो भाई विदेश से ऋण लिया, मान लो हमने मकान था, मकान के लिए हमने किराया लिया, अमेरिका से कोई जान पहचान के है वहां से हमने लिया मकान के लिए किराया लोन। तो मकान का जो ब्याज, जो लोन लिया है उस पे जो ऋण पे जो ब्याज देना है वो तो हमें बाहर ही देना है, अमेरिका को वापस देना है। अमेरिका में हमारे कोई रहते होंगे या वहाँ के बैंक से हमने लोन लिया, कोई भी कारण हो सकता है। तो जो ब्याज हमने दिया तो वो माइनस करना है हमें भी, 2 लाख रुपए तक हम माइनस कर सकते हैं अगर हम खुद रहते हैं मकान में। तो ये समझना है कि मकान तो हम कम माइनस करेंगे। पहला पॉइंट है कटौती योग्य है, दूसरा है कोई कटौती मान्य नहीं है, तीसरा है कटौती योग्य है अगर उस ब्याज पर स्रोत पर कर काट लिया गया है। ये है देखिए असली पॉइंट, सी पॉइंट, कि अगर हमने अमेरिका से लोन लिया, अमेरिका में कोई हमारे परिचित हैं, उनसे हमने मकान बनाने के लिए लोन लिया और हम जो ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज की जो आय हो रही है वो किसको हो रही है, अमेरिका में जो हमारे मित्र हैं। तो हमें क्या करना है, उस पे टैक्स काट के सरकार को जमा करना है। जो स्रोत पर टैक्स होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब किसी को आय हो रही है तो उस पर टैक्स जो हो रहा है वो पहले ही काट लीजिए और सरकार को जमा कर दीजिए। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपका जो ऋण चुकाया है उसको आप अपनी छूट में, कटौती में शामिल कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। ये इसका पॉइंट हो गया। क्वेश्चन 16, किस दशा में करदाता माने गए स्वामी कहलाया जाता है। देखिए शुरू में क्वेश्चन आया था तो हमने कहा था कि भाई मकान का पे जो संपत्ति, मकान संपत्ति पे जो आय हो रही है, जो किराया मिल रहा है, वो किसको मिलेगा, किसकी आय मानी जाएगी, जो मकान संपत्ति का मालिक होगा, मकान संपत्ति का स्वामी होगा या माना गया स्वामी हो। अभी माना गया स्वामी कौन हो सकता है, देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर हैं ए बी सी। पहला है अवयस्क संतान को हस्तांतरण, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है हमारे बच्चे को मिली हुई है, तो बच्चा तो अभी छोटा है, अगर उससे आय हो रही है तो उस पर वो बच्चा कैसे टैक्स दे पाएगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी में आप माने गए स्वामी माने जाएंगे, डीम्ड टू बी एन ओनर, डीम्ड ओनर माने आप जाएंगे कि उसकी संपत्ति पर जो कर जाना है या जो भी टैक्स लगना है वो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप माने गए स्वामी कहलाए जाएंगे। या अभिवाज्य संपदा धारक, इम्पार्टेबल एस्टेट है प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, आपके कुछ हिस्से में है लेकिन उसका बंटवारा नहीं हो पाया है, कई लोग में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई भी कारण है कि उस संपत्ति का भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपके कंट्रोल में है वो, तो आप उसके माने गए स्वामी माने जाएंगे और उससे जो संबंधित आय हो रही होगी उस पर जो कर है वो आपकी जिम्मेदारी है देने के लिए। तीसरा है वह व्यक्ति जो गृह संपत्ति को बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपने जीवन साथी यानी पत्नी या पति के नाम, पुत्र, विवाहित पुत्री आदि को हस्तांतरित करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी तो मुझे तो वेतन भी मिलता है तो उस पर भी टैक्स देना है, और एक मकान भी है वो भी मैंने किराए पर उठा दिया तो उस पर भी किराया मिला, उस पर भी टैक्स देना, तो मेरे ऊपर तो बहुत सारा टैक्स पड़ जाएगा। वेतन से भी आय हो रही है या कुछ मैं बिजनेस करता हूँ उससे भी आय हो रही है, और मकान संपत्ति से जो किराया मिल रहा है उस पर भी आय हो रही है। तो मैंने क्या करा कि वो अपनी पत्नी के नाम मैंने वो मकान कर दिया। अब मकान की जो संपत्ति थी, मकान संपत्ति, वो मालिक उसकी कौन हो गई, मेरी पत्नी हो गई। अब जो आय होगी तो मकान संपत्ति मेरी आय नहीं मानी जाएगी, उससे संबंधित वो पत्नी की मानी जाएगी। अब मैंने ऐसा सोच के कर दिया, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अगर क्योंकि आपने फ्री में दिया है अपनी पत्नी को मकान तो उसका स्वामी आप ही माने जाएंगे। मकान चलो उनके नाम है लेकिन उसके स्वामी आप ही माने जाएंगे, उस संपत्ति के मालिक आप ही माने जाएंगे, और उस पर जो आय हो रही है वो आपकी ही
आय में जोड़ा जाएगा और आपको ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने फ्री में किसी को संपत्ति नाम कर दी है, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी या पति को, या विवाहित पुत्री को, तो आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, मकान दूसरे के नाम कर दी, तो उस पर जो आय होगी उस पर आपको ही टैक्स देना है। आप उसके माने गए स्वामी कहलाए जाएंगे। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, इसलिए जिसका आंसर चौथा हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोकल टैक्स, जो नगर पालिका कर मैंने आपको बताए थे, वो हमें कटौती हो जाती है, तो उसमें क्या क्या शामिल है ये देख लेते हैं। स्थानीय कर में देखिए हाउस टैक्स है, फायर एंड वाटर टैक्स है, संरक्षण कर है, शिक्षा उपकर है, स्वच्छ भारत से संबंधित, मलजल या गंदा पानी सेवरेज टैक्स है, ये नगर निगम लेते हैं, सब टैक्स नगर पालिका में लिए जाते हैं। तो ये सभी टैक्स शामिल होते हैं जो स्थानीय कर माने जाएंगे, जिस पर आपको छूट मिल सकती है अगर आपने ये टैक्स सरकार को जमा कर दिए हैं, आपने जो मकान मालिक है उसने, तो ये आपको कटौती मिल जाएगी। तो ये सभी मिल सकती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया एफ पॉइंट। 18वां क्वेश्चन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो मैंने आपको बताया था ब्याज में कटौती मिलती है, तो इसमें देखिए क्या है। 24 के अंदर देखिए मानक कटौती मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% बताया था। मकान खरीदने एवं निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, या मरम्मत या नवीनीकरण करा रहे हैं, मकान को सही करा रहे हैं, उस पे जो लिया है ऋण उस पर ब्याज, तो ये सभी धारा 24 के अंतर्गत आती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। ये सब चीजें माइनस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये पीरियड पूछा है, ऐसा समय कि मकान बनकर तैयार होने अथवा खरीदने से पूर्व के गत वर्षों से संबंधित ऋण का ब्याज। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया। अब आपने मकान लिया 2001 में, लोन ले लिया आपने, समझ लें आप। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 2001 में आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया, तो लोन जब ले लिया तो उसी महीने से आपका ब्याज शुरू हो जाएगा देना। मकान बैंक ये नहीं कहेगा कि जब मकान बन जाए 10 साल में तो आप हमें ब्याज दे देना, नहीं। आपने जिस महीने आपने लोन ले लिया उस महीने से ही आपका ब्याज देना शुरू हो जाएगा। अब 2001 में आपने मकान लिया, मकान बन के तैयार हुआ 2005 में, तो ये 4-5 साल लग गए। तो आप तो ब्याज देते जा रहे हैं, लेकिन मकान तो बना 2005 में। 2005 से पहले मकान संपत्ति नहीं कहलाई जा सकती। अब 2005 में आपने वो किराए पर दे दिया या खुद रहने लग गए, तो जब मकान बना है तभी से तो उसकी आय मानी जाएगी। 2006 में बनकर तैयार हुआ तो, या 2005 में बनकर तैयार हुआ तो तब से वो आय मानी जाएगी, आपने किराए पर दे दिया, तभी तो आप कटौती लेंगे। जब आय नहीं होगी तो कटौती किस में से लेंगे। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि पूर्व निर्माण अगर आप करा रहे हैं, यानी घर बनने से पहले का जो ब्याज आप चुका रहे हैं वो पूर्व निर्माण अवधि माना जाएगा। वो पहले का पीरियड माना जाता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, कि घर बनने से पहले। तो ऐसी अगर ब्याज दिया गया है तो उसे आप बाद में माइनस कर सकते हैं, वो आगे पॉइंट में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन माना जाता है, घर बनने से पहले का समय, कि जब आपने लोन लिया है और घर बन के तैयार हुआ, बीच में जो गैप रह गया उसे हम प्री कंस्ट्रक्शन या पूर्व निर्माण समय कहा करते हैं। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट आ गया। अब अगले प्रश्न 20 में प्रश्न में है कि जो हमें ब्याज दे रहे थे हम घर बनने से पहले, तो सरकार ने कहा है कि आप उसको भी माइनस कर दीजिए जब घर बन जाए उसके बाद, लेकिन उसे 5 किस्तों में बांट लीजिए। जो भी पूरा ब्याज आपने दिया घर बनने से पहले, 4-5 साल तक आपका घर बनता रहा और आप बैंक को ब्याज देते रहे, वो सब जोड़ लो। मान लो सब जोड़ के हमारा समझ लो कि 10 लाख रुपए का ब्याज बन गया। हम एक एग्जाम्पल ले लें, 10 लाख रुपए का ब्याज बन गया घर बनने से पहले का ब्याज। घर तो अब बना है और लोन पहले ले लिया था, तो हमने जो 10 लाख रुपए का ब्याज दिया, तो सरकार ने कहा है कि उसको 5 किस्तों में बांट लीजिए। यानी 10 लाख को 5 से भाग कर दीजिए, तो एक किस्त बन गई 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 5 बार आप, तो 5 अगले जब घर बन जाए उस वर्ष से आप 5 वर्षों तक 2-2 लाख रुपए हर वर्ष माइनस कर सकते हैं। तो देखिए यही पॉइंट है, ए पॉइंट। पहले 5 वर्षों में 5 किस्तों में, पहले पांच किस्तें बन गई तो एक किस्त प्रति वर्ष आप माइनस कर सकते हैं। या ऐसे कह लीजिए कि 5 लाख रुपए का लोन का ब्याज बन गया था, घर बनने से पहले आपने 5 लाख रुपए का ब्याज चुका दिया, उसे 5 किस्तों में बांट लीजिए, तो कितना कितना हो गया, 1-1 लाख रुपए।
तो जब घर बन जाए उस वर्ष से 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, फिर अगले वर्ष 1 लाख, फिर तीसरे वर्ष 1 लाख, फिर चौथे वर्ष 1 लाख, और फिर पांचवें वर्ष 1 लाख। तो जब आप 1-1 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो आपकी आय कम हो जाएगी। जब आय कम हो जाएगी तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये सरकार ने हमें एक छूट दे रखी है कि घर बनने से पहले का जो अगर ब्याज आपने दिया है, लोन पहले से ले रखा था, तो उसे 5 किस्तों में उस ब्याज को आप जब घर बन जाए तब से आप कटौती कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मकान संपत्ति के सह मालिक हैं और वह सभी उसी मकान में निवास करते हैं तो मकान का वार्षिक मूल्य क्या होगा? 0 होगा। देखिए, जब किराया ही नहीं मिल रहा तो आय की तो कोई बात ही नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं माना जाएगा। तो एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी 0 मानी जाएगी, क्योंकि हम उसमें खुद रहते हैं और उसमें कोई किराए की बात नहीं है। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य हमने निकाला 1,20,000। अब इसमें दो स्वामी भी हैं, बी और सी। इस मकान के बराबर के गृह स्वामी हैं बी और सी। तो बी की आय संपत्ति कितनी होगी ये बताइए। तो देखिए, मैंने बताया कि एनुअल वैल्यू हो गई 1,20,000, तो आधी बी की आधी सी की, तो बी की कितनी हो गई? 60,000। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो छूट मिलती है वो 30% मिलती है खर्चों के लिए। तो उसका 60,000 रुपए जो हो गए, उसका 30% आ गया 18,000 रुपए। वो हमें छूट मिल गई, तो हमारी आय बच गई कितनी? केवल 42,000 रुपए। तो बी की आय हो गई 42,000 रुपए, यानी कि बी की 42,000 और ऐसी सी की हो जाएगी 42,000। तो इसका आंसर 42,000 है, ए आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू इज डैश लग रहा है, डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी अगर नगर पालिका कर दे है तो सकल वार्षिक मूल्य में से कटौती कितनी होगी? कोई भी कटौती नहीं होगी। दे है, अभी दिया नहीं है, ये ड्यू है, यानी कि आपको देना है। जब दे दोगे आप, जो मकान मालिक किराया ये म्यूनिसिपल टैक्स दे देगा, तभी कटौती मिलेगी, तभी कटौती की अनुमति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसका बी आंसर हो गया, अनुमति नहीं है। कि ड्यू है, अभी देना है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी, देने के बाद ही छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मकान संपत्ति अपने मजदूरों को रहने को दी गई है तो ये आय क्या मानी जाएगी? यानी कि जैसे मेरा कोई बिजनेस है और मेरा एक मकान भी है, तो मैंने अपना मकान अपने कर्मचारियों को दे दिया कि भाई तुम इसमें रह लो आराम से। तो अगर उससे आय हो रही है तो वो आय व्यापार की मानी जाएगी, वो मकान संपत्ति की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो व्यापार से संबंधित आपने किराए पर दे रखा है या यूज कर रहे हैं आप, तो वो व्यापार की आय में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर मकान संपत्ति किसी गैर मजदूरों को या किसी गतिविधि से संबंधित किराए पर दी गई है जिससे व्यापार का संबंध नहीं है, तो यह आय मकान संपत्ति की मानी जाएगी, बी आंसर हो गया। यानी कि अपने आप बिजनेस के संबंधित यूज कर रहे हैं, अपने व्यापार से संबंधित मकान संपत्ति को यूज कर रहे हैं, तो वो मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी। लेकिन किसी को भी आपने मकान, अपने व्यापार से मतलब नहीं है, आपने वैसे ही किसी को किराए पर दे दिया, तब वो मकान संपत्ति की आय मानी जाती है। नेक्स्ट, मकान संपत्ति की आय जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। यानी कि आपको किराया ज्यादा मिला, आपने छूट ले लिया और फिर बच गया, आय बच गई, तो वो पॉजिटिव आय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किराया दिया है, किराया हमें मिला, लेकिन हमने नगर पालिका कर बहुत ज्यादा दे दिए। कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए हमें किराया मिला और हमने उसमें से 50,000 रुपए नगर पालिका के दे दिए, तो आय बची हमारी 50,000। अब हमने उस पर ब्याज भी ले रखा, लोन भी ले रखा है, तो ब्याज भी दिया। अब बच रहे 50,000, लोन दे दिया हमने 1.5 लाख रुपए का, तो आय हुई केवल 50,000 बैठ रही थी, लेकिन 1.5 लाख रुपए हमने ब्याज दे दिया, तो हम 50,000 में 1.5 लाख माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। और शून्य कब होगा? जब सब बराबर आ जाए। 1 लाख रुपए का आपने किराया मिला, 50,000 रुपए का टैक्स दे दिया, 50,000 रुपए का ब्याज दे दिया, या कुछ छूट वूट जो भी मिली आपको स्टैंडर्ड, सब कुछ मिला के 0 आंसर आ गया, तो 0 भी आ सकता है। तो उपरोक्त सभी हैं, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट, उचित किराया नहीं दिया गया तो उचित किराया किसको मानेंगे? अगर प्रश्न में फेयर रेंट नहीं दिया गया है तो जो एक्चुअल रेंट होता है उसको ही हम, वास्तविक किराए को ही हम उचित किराया मान लेते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न में एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट
और क्या था वो, म्यूनिसिपल वैल्यू, सब चीज़ें दे रखी हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर हम मान लेते हैं कि उचित किराया नहीं दिया गया है, तो जो उचित किराया किसको मानेंगे, जो किराया वास्तविक में मिला है उसको ही, एक्चुअल रेंट को ही हम फेयर रेंट मान लेते हैं। स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य कितना होता है, 0 होता है। इसका आंसर सी है कि जब स्वयं के मकान में रह रहे हैं तो फिर हमें कोई किराया से कोई मतलब है ही नहीं, तो इसलिए उसका जो एनुअल वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 0 मानी जाएगी। नेक्स्ट, धारा 23(2)(b) जो है इसमें वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा 0। जाहिर सी बात है, जो अभी आया ये पॉइंट, जो एनुअल वैल्यू है, जो वैकेंट हाउस है, खाली घर है, जब घर में कोई नहीं रह रहा तो उसकी मूल्य भी 0 माना जाएगा, क्योंकि किराए पर तो उठा ही नहीं है, वो तो खाली पड़ा है, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट देखिए, एनुअल वैल्यू हमें दी गई है 1,00,000 रुपए, और हमने मकान को सही कराने के लिए या उस पर हमने बीमा कराया मकान का, तो 20,000 रुपए खर्च हो गए। तो बताइए कि कितनी छूट मिलेगी इसमें हमें। तो 20,000 रुपए माइनस हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा है कि आपको 30% एनुअल वैल्यू का 30% माइनस करना है। चाहे आप 1,00,000 रुपए खर्च करें, चाहे 1 रुपया करें, चाहे 1,00,000 करें, हमें कोई मतलब नहीं। जो एनुअल वैल्यू है उसका 30% ही माइनस हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर, मानक कटौती के नाम पर केवल 30% माइनस होगा। तो 1,00,000 का 30% होता है 30,000 रुपए। तो इसका आंसर हो गया 30,000, यानी कि सी आंसर हो गया कि अगर आप संपत्ति की को सही करा रहे हैं, उसका बीमा करा रहे हैं, या रंगाई पुताई करा रहे हैं, मरम्मत करा रहे हैं, तो आपको जो छूट मिलेगी वो केवल 30% मिलेगी एनुअल वैल्यू की। तो एनुअल वैल्यू 1,00,000 है, उसका 30% हो गया 30,000, तो 30,000 आपको कटौती मिलेगी। इसका आंसर हो गया सी। फिर आपने खर्चा कितना भी करा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखिए, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है अपने एम्प्लॉयज को दे दी गई है, जैसा भी वो प्रश्न आया था पहले भी, कि हमने अपने कर्मचारियों को, मजदूरों को रहने के लिए मकान संपत्ति दे दी है, तो उससे जो आय अगर हो रही है तो वो व्यापार या पेशे की आय मानी जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन की मानी जाएगी, मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, अगर स्वयं के रहने के घर के वार्षिक मूल्य 0 है, तो जब मैंने जैसे बताया था कि जो वो छूट मिल रही है खर्चों के लिए, वो मिल रही है 30% एनुअल वैल्यू की। अब एनुअल वैल्यू ही 0 आ गई, क्योंकि हम तो खुद रहते हैं, तो एनुअल वैल्यू 0 होती है जिस मकान में हम खुद रहते हैं। स्वयं के रहने वाले मकान में एनुअल वैल्यू हो गई 0, क्योंकि किराया तो मिलना नहीं है। तो जब एनुअल वैल्यू 0 हो गई, तो कटौती भी 30% निकालोगे 0 का, तो 0 ही आएगा। तो 0 हो गया इसका आंसर, 0%। कोई कटौती मान्य नहीं होगी, क्योंकि उसमें आय ही नहीं हो रही। जब इनकम ही नहीं हो रही तो खर्चे कैसे माइनस करोगे। Next, for computation of gross annual value, if actual rent is more than expected rent, then we select, क्या सिलेक्ट करेंगे, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाल लिया, फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट को ही माना जाएगा। ये आंसर हो गया, वास्तविक किराया ज्यादा है तो वही सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बिना प्रतिफल के अपनी पत्नी या संतान को हस्तांतरित करता है तो वह क्या कहलाएगा। पहले भी हमने पढ़ा था, माना हुआ मालिक, यानी कि फ्री में किसी को प्रॉपर्टी दे दी आपने टैक्स बचाने के चक्कर में, तो उस पे टैक्स आपको ही देना है, सरकारी सब गड़बड़ियां आपकी पकड़ लेगी, तो आप माने हुए मालिक माने जाएंगे कि उससे संबंधित जो कर देना है उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, क्योंकि आपने वो मकान फ्री में किसी को दे दिया, अपनी पत्नी को या पुत्र को, तो कि टैक्स बच जाएगा। लेकिन ऐसे टैक्स नहीं बचेगा, वो आप माने हुए स्वामी माने जाएंगे, माना हुआ मालिक माने जाएंगे, तो उस पे जो कर है वो आपको ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर व्यक्ति अपनी संपत्ति को व्यापार या पेशे के लिए उपयोग कर रहा है तो उसकी आय कर योग्य होगी। देखिए समझ लें आप, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आपकी मकान संपत्ति है, मकान में जो है आपने वो अपने पेशे या व्यापार में यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं व्यापार में, तो उसकी जो आय है वो व्यापार पेशे की आय मानी जाएगी, मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी। तो ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, यानी व्यापार या पेशे से आय मानी जाएगी। एक क्वेश्चन और है, देखिए छोटा सा, यहाँ पर देखिए सकल वार्षिक मूल्य निकालना है। तो ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा था
कि अगर आपको म्यूनिसिपल वैल्यू देखनी है और फेयर रेंट देखना है, दोनों में से जो ज्यादा हो, तो 45,000 और 50,000 में कौन सा ज्यादा है? 50,000 ज्यादा है। फिर इसको देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड रेंट जो है मानक किराए से ज्यादा ना हो। मकान का जो मानक किराया है वो 48 है, लेकिन हमारा जो वैल्यू आ रही है 50,000 ज्यादा आ रही है, लेकिन 48 से ज्यादा नहीं मानी जाएगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट अनुमानित किराया जो है वो 48,000 से ज्यादा नहीं माना जाएगा, तो 48,000 ही माना गया। तो इसका मतलब, और एक्चुअल रेंट हमें मिला 42,000, तो 48 तो वह अनुमानित किराया हो गया और 42,000 हमारा वास्तविक किराया हो गया। तो कौन सा ज्यादा हुआ दोनों में? 48,000। तो इसका आंसर हो गया 48,000, यानी कि सी वाला आंसर हो गया 48,000। क्वेश्चन 37, अन्य व्यय हेतु कटौती। जैसे मैंने आपको बताया ब्याज को छोड़कर कि आपने रंगाई पुताई कराई, मकान का बीमा कराया, मकान की मरम्मत कराई, तो कितनी प्रतिशत छूट मिलेगा? 30% छूट मिलेगा वार्षिक मूल्य का, यानी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आंसर माना जाएगा, ए पॉइंट। एरिया रेंट इज टैक्सेबल। देखिए समझने की बात है, क्योंकि देखिए 30% हमें छूट मिलती है खर्चों के लिए, तो कोई किराया हमें पहले नहीं मिला था, अब मिल गया वो। तो अगर अब यानी कि 2 वर्ष पहले का किराया था जो हमें नहीं मिला था, वो आज मिल गया, तो आज वाले यानी कि आज वाले वर्ष में ही वो हमारा आय मानी जाएगी। तो जो आय होगी उसमें 30% हम खर्चों के लिए माइनस करेंगे, तो 30% कटौती के बाद ही वो आय कर योग्य मानी जाएगी। तो 30% आंसर हो गया, ए पॉइंट। म्यूनिसिपल टैक्स जो कटौती होती है, मैंने आपको पहले बताया, वो भुगतान से संबंधित है। मकान मालिक को, मकान स्वामी को नगर पालिका कर देना पड़ेगा, देने के बाद ही वो कटौती मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देता है तो उस पर कोई मतलब नहीं है, देता या भुगतान। भुगतान पे आंसर सही माना जाएगा कि भुगतान अगर करा जाएगा करों का, तभी वो कटौती मिलेगी। नगर पालिका कर, म्यूनिसिपल टैक्स अगर भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि दे है भी देना है, तो कटौती नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका कर की कटौती तभी होगी जब वह दिया गया होगा। किसके द्वारा? किराएदार के या मकान मालिक का? ये भी पहले मैंने बता रखा है, किराएदार अगर नगर पालिका कर दे रहा है तो वो छूट नहीं मिलेगी। नगर पालिका कर जो है वो केवल मकान के स्वामी को ही अपने पास से पे करना है, देना है, तभी छूट मिलेगी। तो इसका आंसर हो गया ए, मकान का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मकान संपत्ति से कर योग्य आय होगी जब करदाता कौन होगा? मकान का स्वामी। ए पॉइंट हो गया। सिंपल बात है कि भाई मकान का स्वामी है तभी तो उसकी आय होगी, किराएदार को आय थोड़ी हो जाएगी, वो तो किराया दे रहा है। तो मकान का स्वामी होना चाहिए अगर मकान संपत्ति से आए, तभी आपकी वो मानी जाएगी। क्वेश्चन 42, देखिए यहां पर भी फिर वैसे ही निकालते हैं हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट उचित किराया है 2.5 लाख रुपए, और एनुअल रेंट हमें मिला है 2,80,000 रुपए। म्यूनिसिपल टैक्सेस 6 वर्ष के हमने एडवांस में दे दिए हैं 1,20,000 रुपए। तो देखिए एनुअल रेंट जो है वो 2,80,000 मिला, 2,00,000 आपकी उचित किराया था फेयर रेंट, तो कौन सा ज्यादा हुआ? 2,80,000, तो 2,80,000 हमारा सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। इसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, नगर पालिका कर माइनस कर देंगे 1,20,000, तो हमारी शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल कर आ जाएगी। 2,80,000 में से 1,20,000 घटा देंगे तो 1,60,000 निकल कर आंसर आ जाएगा। बी आंसर हो गया 1,60,000 रुपए। क्वेश्चन 43, ये देखिए पहला हमने पॉइंट सीखा था, ये एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है जिसमें हम स्वयं रहने का घर है, और 17-18 में हमने ये लोन लिया था, और हमने 17 तक 31 मार्च 17 तक हमने ब्याज दे दिया 2,05,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट जो ब्याज है वो 5,000 रुपए महीना लगता है। 5,000 रुपए महीना का मतलब हो गया वर्ष में 12 महीने के 5,000 के हिसाब से कितना हो गया? 60,000 रुपए। तो जो हमें छूट मिलेगी ब्याज की वो कितनी मिलेगी? तो 31 मार्च 2017 में, क्योंकि इनका मकान बन रहा होगा, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड करी 17-18 में, तो 17 तक इन्होंने ब्याज दे दिया था 2,05,000। अब 2,05,000 तो पहले का दिया जब मकान संपत्ति बनी हुई नहीं थी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पुराना ब्याज है उसे हम 5 किस्तों में बांट लेंगे। तो 2,05,000 को आप 5 से भाग कर दीजिए, 5 किस्तों में बांट लीजिए, तो एक की आएगी 41,000 रुपए। तो 41,000, 41,000, 41,000, 41,000 और 41,000 5 बार हो गया। तो इस वर्ष एक वर्ष में आप 41 माइनस कर सकते हैं। और जो करंट का आपका जो ब्याज है वर्ष का जो चल रहा है वो 5,000 रुपए महीना है। तो 5,000 रुपए महीना
गुणा 12 करेंगे तो 60,000 रुपए वो माइनस होंगे। तो 41,000 और 60,000 यानी कि 1,01,000 रुपए आपका टोटल ब्याज की कटौती आपको मिल सकती है। तो इसका आंसर हो गया 1,01,000 रुपीज, यानी बी आंसर हो गया। विदेशी मकान संपत्ति से आय जो होती है वो किसकी होती है? जो सामान्य निवासी होता है, यानी सी, वही ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट होता है उसको, क्योंकि जो सामान्य निवासी होता है उसको तो पूरी दुनिया में कहीं से भी आए हो, सामान्य निवासी वही है जो इंडिया में सही से रहता हो, इंडिया में रहता हो, तो उसे तो विदेशों में से कहीं से भी आए हो तो उसे भारत में ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब भारत के रहने वाले नहीं है, उनका इंडिया से कोई मतलब नहीं है, तो वो टैक्स इंडिया में नहीं देंगे। बाहर की आय है तो बाहर से मतलब है उनका, इंडिया से कोई मतलब नहीं। बाहर वाले लोग तो तभी टैक्स भारत में देंगे जब भारत में आकर उन्होंने कोई आय उनको मिली होगी, इनकम हुई होगी। लेकिन अगर जो भारत का ही निवासी है, यानी मैं हूं, तो मैं तो कभी विदेश गया नहीं, तो मुझे तो कहीं की भी आय होगी तो मुझे भारत में ही देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो गया सामान्य निवासी के मकान संपत्ति कहीं भी है, तो अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको भारत में ही उसका टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये एक ही समझते हैं। मकान संपत्ति ए जो है वो मकान संपत्ति का स्वामी है, उसने बी को मकान किराए पर दे दिया। ए मालिक है, बी ने बी को किराए पर दे दिया, बी ने वो सी को दे दिया। तो बी की आय जो मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? बी तो बीच वाला हो गया किराएदार, किराएदार ने किसी तीसरे को दे दिया, तो जो किराएदार को जो इनकम हो गई, यानी किराएदार को हमने दिया 1,000 रुपए पर और उस किराएदार ने किसी और को 1,500 रुपए दे दिया, तो 500 रुपए महीना वो बचा रहा है। तो जो आय है वो मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि किराएदार का वो मकान नहीं है। तो वो जो आय मानी जाएगी वो अन्य साधनों से आय मानी जाएगी, अन्य स्रोतों से आय मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 46, अगर मकान संपत्ति पर किराया नियंत्रण कानून लागू होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण कानून लागू होता है, तो अनुमानित किराया जो है वो, ये भी पहले बता चुका हूं, एक्सपेक्टेड रेंट यानी अनुमानित किराया जो है वो नगर पालिका मूल्य, उचित मूल्य, जो दोनों में से जो ज्यादा होगा उसके अधीन माना जाएगा। यानी कि पहले ही बताया है मैंने आपको, नगर पालिका मूल्य देखेंगे और उचित मूल्य देखेंगे, जो दोनों में से ज्यादा होगा वो जो पैसा होगा वो मकान मानक किराए के अधीन होगा, कि मानक किराया जो है उससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो जो ज्यादा होगा इन दोनों में से, नगर पालिका मूल्य उचित मूल्य ज्यादा होगा, वो वैल्यू देखी जाएगी और उसे कंपेयर करा जाएगा मानक किराया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस वेयर लेटिंग ऑफ आउट ऑफ बिल्डिंग एंड लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स आर सेपरेबल। देखिए मैंने बताया था कि आपकी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, जो मकान है, उससे जुड़ा हुआ कुछ जमीन वमीन भी है, तो जो जमीन है वो, तो सारा जो इनकम हो रही है वो मकान संपत्ति की आय मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका जो मकान है और जो बाकी संपत्ति है वो अलग हो सकती है, भूमि अलग हो सकती है, तो फिर मकान का जो किराया है वो तो मकान संपत्ति से माना जाएगा, और उस भूमि का जो किराया है वो बिजनेस में है तो बिजनेस के हिसाब से या अन्य स्रोतों से आय मानी जाती है। तो इसका सी आंसर हो गया। पहले में तो आ जाएगा मकान संपत्ति है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, सी वाला आंसर है। और दूसरे वाले जो डैश लग रहा है उसमें तो प्रॉफिट गेन्स बिजनेस प्रोफेशन का होगा, व्यापार पेशे का आय माना जाएगा या अन्य स्रोतों की आय मानी जाएगी, जैसा भी केस हो। तो इसका आंसर हो गया सी। यह आखिरी प्रश्न है हमारा, करदाता के 2 से अधिक मकान होने पर स्वयं के रहने के 2 मकान को चुनने का विकल्प निम्नलिखित को प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? जो व्यक्ति है, किराएदार है, जो मकान स्वामी है, मान लो मेरे 3 घर हैं, तो सरकार ने कहा कि 2 घरों तक तो आप रह सकते हैं, खुद रहिए, ठीक है। तो 2 घरों तक आपको कोई आय नहीं देनी है 2 घरों की, लेकिन तीसरे घर को हम अनुमानित किराए के हिसाब से उस पर किराया वसूल करा जाएगा। यानी कि 10 मकान है तो 10 में दिखा दो कि आप हम ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता। तो 2 घरों में आप स्वयं रहते हैं मान लिया, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो उस पर किराए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कौन से 2 घर आपको चुनने हैं वो आपकी मर्जी है, वो एक व्यक्ति करदाता को छूट प्राप्त है कि वो कौन सा विकल्प चूज करे, कि 10 घर हैं उसके 3 घर हैं, 2 से ज्यादा हैं, मान लो किसी के 5 घर हैं, तो जो 2 घर चुनने हैं वो उस मकान मालिक की मर्जी है। एक व्यक्ति करदाता जो है, जो मकान मालिक है, उसकी मर्जी है, वो चाहे कि कौन से घर को चूज करे, विकल्प चूज करे। 2 घरों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जो घर हैं उस पे उसे कर देना होगा। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे हमने। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बार बार इन वीडियो को देखें, आप बार बार इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।